अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइमा अमजद हाजिर है लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। बात करेंगे हम जी जो एक तारीख़ी अमन मुआहदा तय पाने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान ने इसमें जो रोल अदा किया, जो किरदार अदा किया, वो तारीख़ में रकम किया जाएगा सुनहरी हरूफ के साथ। और यकीनन आने वाले जो जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें ये एक बहुत अहम बाब है जिसमें पाकिस्तान बहुत एक अहम रोल में उभर कर सामने आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आमद मुआहदा जब तय पा जाता है और इसे इस्लामाबाद मफाहती यादाश्त का भी नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पहुंच चुके हैं वेनिस स्विट्ज़रलैंड में। ईरान का वफ़द भी पहुंच चुका है और अमेरिका का वफ़द भी वहां पे पहुंच चुका है, जिसमें तमाम जो की प्लेयर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आज इसी सिलसिले में जनाब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल एजाज़ महमूद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर हैं और उनके साथ नासिर शराजी साहब हैं। एजाज साहब, सबसे पहले बताइए क्या होने जा रहा है वहाँ पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की काविशों से बहरहाल आज वो दिन देखने को पूरी दुनिया को नसीब हो रहा है कि तमाम वो जो क़ुव्वतें हैं जिनकी वजह से दुनिया का अमन ख़तरे में था वो आज एक जगह मौजूद है। लेकिन इज़राइल की बमबारी जो है, इज़राइल जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा करता रहा है वो अभी भी जारी है। लेबनान पे बमबारी हो रही है, कभी अबनाए हुर्मुज़ खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो सबसे पहले आज का दिन, इसकी अहमियत और क्या होने जा रहा है, क्या समझते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट है मशरिक़ वुस्ता में पीस के हवाले से, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है, एक तारीखी किरदार है इस सारे मामलात को इस मुकाम तक लाने में। हमने देखा, आपने भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में जंग को भी और जंग के बाद मुज़ाकरात के अमल को भी कवर किया, और हम सब इस चीज़ पे जो है ऑब्जर्व करते रहे कि इन तमाम लम्हात में दुनिया कितनी बार जंग के दोबारा शुरू होने के ख़तरे के करीब चली गई। और ये पाकिस्तान की ही, और बिलखुसूस पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल साहब की ज़ाती काविशों से जो टेम्परेचर्स हैं इस जंग के, उनको कंट्रोल में रखा गया। इस जंग को फैलाव देने की जो इजरायली कोशिशें थी कि किसी तरह दूसरे मुसलमान मुल्क भी ईरान के ख़िलाफ़ डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो जाएं, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया और यूएई, पाकिस्तान की कोशिशों से वो चीज़ भी जो है उससे भी इसको बचाया गया। और फिर बहुत सारी जो चूँकि ट्रस्ट डेफिसिट है पिछले 47 सालों का, उन तमाम ऑड्स के अगेंस्ट इस मुकाम तक पहुँचने के बहुत सारे मराहल हैं, जिसमें हर लम्हा पाकिस्तान की क़यादत का, मिलिट्री लीडरशिप का और हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनका बड़ा रोल है। और एक खुशाइन बात है कि आज हम ये देख रहे हैं कि सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं स्विट्ज़रलैंड में, और इंशाअल्लाह अब जो ऑपरेशनल और वर्किंग लेवल या एक्सपर्ट लेवल्स जो मीटिंग्स होंगी, इनमें उन तमाम पहलुओं पे जो है मज़ीद जो है डिस्कशंस होंगी, और फिर ब्लैक एंड वाइट में एक एक्शन प्लान सामने आ जाएगा ताकि एक इंड्योरिंग पीस की तरफ ये दोनों फरीक जो हैं वो जाएं, और इजराइल को भी जो है कर्टेल किया जाए कि वो एक स्पॉइलर का रोल अदा करने से बाज रहे। बिल्कुल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, बिल्कुल मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगी कि जब एक तवील मुज़ाकरात और अमन मुआहदा तय पा जाता है, अफ्रीकैन जो है लबनान समेत तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़ात्मे का ऐलान भी कर देते हैं, तो फिर दोबारा से इस मौके पर जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अबनाए हुर्मुज़ भी बंद कर दी जाती है, दोबारा से फिर खुल जाती है, यानी कि कन्फ्यूजन की स्टेट वहाँ पर है। लबनान पे बमबारी भी हो जाती है। नेतन्याहू साहब का भी कहते हैं कि जी बमबारी रोक दी है। इज़राइल कंट्रोल होगा, इज़राइल की गारंटी देता है ये अमन मुआहदा जो कि होने जा रहा है?
साइमा, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। सबसे पहले तो नेतन्याहू के साथ साहब का लफ्ज ना ही यूज करें तो अच्छा है। बिल्कुल। उससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल कहा है। उसके अरेस्ट होने के चांसेस हैं कि अगर वो यूरोप में ट्रेवल करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा आपके क्विकली पॉइंट की तरफ आऊंगा। वो पॉइंट ये है कि देखें, अमेरिका ने जंप मारा है इसराइल की एमा पे इस वॉर में। और आपने देखा होगा कि बाराक ओबामा, जो बाइडन, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि उन्हें भी इजरायली लॉबी ने कन्विंस किया था कि वो जंग करें ईरान के खिलाफ। ईरान की एनरिचमेंट उस लेवल पे पहुंच गई, लेकिन बाराक ओबामा ने देखा कि जो चीज डिप्लोमेटिकली हल हो सकती है, JCPOA वाज अ वेरी वंडरफुल सक्सेस फॉर द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप को कहा कि इसमें से निकल जाए, वो निकल गए। एक चीज है, इजराइल इस चीज की इंडेमनिटी लेता है कि वी आर नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। मैं ये कहता हूं उसके बावजूद देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स। यूनाइटेड नेशंस का प्रोसीजर है, अमेरिका का है, यूरोपियन यूनियन का है कि इनको लगाम डालनी पड़ेगी, वरना आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा पीस स्पॉइलर, वेरी ब्यूटीफुल टर्म फॉर यूजिंग इजराइल। दे विल कंटिन्यू टू स्पॉइल द पीस। मैं ये समझता हूं कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग रुकनी है, जिसका फायदा पूरे खित्ते को और पूरी दुनिया को होने जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं तमाम दुनिया को मिल करके इजराइल को लगाम डालनी होगी। और इजराइल की इतनी पसली नहीं है कि वो अकेला ईरान के खिलाफ लड़ ले, उसे अभी भी सपोर्ट अमेरिका की चाहिए होगी। उस पे अमेरिका को क्लियर कट फैसला करना पड़ेगा कि इस इसराइल को वो सपोर्ट करते रहेंगे या नहीं। अगर वो आज अनाउंस कर देते हैं वहां पे बैठे स्विट्जरलैंड में कि हम पाबंदियां लगाते हैं, जो 2 बिलियन की मिलिट्री एड देते हैं, तो मेरा ख्याल है आज ही हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएंगी लेबनान के अंदर भी। तो लिहाजा मैं समझता हूं जो इस अमेरिका को फैसला करना होगा, इसराइल ने कोई फैसला नहीं करना। अमेरिका की तरफ से आज सख्त किस्म का बयान आ गया तो आज ही जंग लेबनान में भी रुक जाएगी और इंशाल्लाह ये मुआहिदा पाकिस्तान, पूरा रीजन, पूरा जो एक ग्लोब है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, बियॉन्ड दैट, सबको फायदा होगा इसका। बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब आपकी तरफ चलते हैं। सॉरी, नासिर शराजी साहब। डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो फिर इजराइल कुछ नहीं कर सकता, और ये बात वजह भी है क्योंकि इससे पहले जब एक एपिसोड चला था, इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की थी और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो सालसी अमेरिका की तरफ से हुई थी और अमेरिका ने बार बार जो है इजराइल को किया, लेकिन उसके थोड़े अरसे के बाद हमने देखा कि अमेरिका ने ही ईरान पे हमला कर दिया और ज़ाहिर है मिसकैलकुलेटेड एक हमला था, सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई। अब अमेरिका ईरान के दरमियान जो ये मुआहिदा होने जा रहा है, बहुत एक तारीखी मुआहिदा है, क्या इसमें अमेरिका की सिंसेरिटी है? क्या इस मुआहिदे के ऊपर खुशियां मनाई जानी चाहिए? क्या अमेरिका संजीदा है ईरान इजराइल को, नेतन्याहू को लगाम डालने के लिए कि अब वो मज़ीद कोई स्पॉइलर का किरदार अदा ना कर सके? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमेरिका की संजीदगी के ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल है कि हमें इसका इतराफ करना चाहिए कि अमेरिका चूंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो प्रेसिडेंसी है ट्रंप साहब की शक्ल में, तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये कहा है कि देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ और माय पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ। गोया वो बैनुल अक़वामी कवानीन को तो बिल्कुल भी एडहेयर नहीं करते, ये एक बात। सेकंड ये है कि ईरान के तजर्बात हैं कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 3 मरतबा तो कंसेक्टिव ये हुआ है कि उन्होंने जब वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हुए थे तो उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है। गोया उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है एक नेगोशिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, वो भी खत्म कर दी है। तो अदम एतमाद भी है और ये भी मल्टीपल टाइम्स देखा गया है कि जैसे अगर आप पहले नंबर पर देखें कि पिछली बार जब सबसे पहले पाकिस्तान ने इस पीस डील को ब्रोक किया और एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो उस सीज फायर एग्रीमेंट में भी सबसे पहले लेबनान को इंक्लूड रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उसकी ट्वीट की थी। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जब दोबारा एस्केलेशन हुई तो फिर यही मामला आया। फिर तीसरी बार ईरान ने बाकायदा लेबनान के ऊपर, बैरूत के ऊपर अटैक को रिस्पॉन्ड किया मिलिटरीली, जिसके बाद फिर दोबारा ठहराव आया। और अब तीसरी बार जब एक रिटन MOU हो गया और उस MOU के अंदर वाज़ेह तौर पे जो पहला नुक्ता है वो ये है कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंदी होगी और जंग बंदी वहां पर नहीं हुई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान तो इसको कंसिडर करता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका है। चूंकि जो डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूं कि इजराइल अमेरिका के बगैर, यानी अगर मैं बात करूं नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू ट्रंप के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता पॉलिटिकल इन पर्सन। और अगर मैं बात करूं एक स्टेट के तौर पर भी, तो स्टेट के तौर पर भी जिस वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर इस वक्त इजराइल है, इजराइल को अगर अमेरिका की ऑल आउट सपोर्ट हासिल नहीं होती तो इजराइल नहीं वो कंटिन्यू कर सकता। अगर आप कभी खुद उनके अपने हिस्टोरियंस को पढ़े तो आपको पता चले कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो न्यू सेहोनिज्म या न्यू
ज़ायोनिज़्म जो है वो इस वक्त अपने एंड के ऊपर है और आखिरी सांस से जो है वो ले रहा है। अब ये है कि क्या अमेरिका जो है वो मौजूदा कंडीशंस के अंदर इस सीज फायर को इंश्योर करेगा? मैं इससे एग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि अब बहुत सारा एनवायरनमेंट बदल गया है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रीजन का बदल गया है। अब ईरान के पास हुर्मुज़ का लेवरेज है, ईरान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की पल्स के ऊपर बैठा है, ईरान ने ग्राउंड रियलिटीज बदल के रख दी हैं, ईरान ने आज भी अपना मिलिट्री डेटर्स जो है वो कंसिस्टेंट शो किया है। आखिरी दिनों में भी ईरान ने कोई भीख नहीं मांगी मुज़ाकरात की, बल्कि चिनोक हेलीकॉप्टर को हिट करके और फिर डायरेक्ट जो है वो इजराइल को हिट करके पूरे तौर पे एस्केलेशन लैडर को भी अपने हाथ पे रखा है। तो अगर इन चीजों को आप कंक्लूड करें तो आप क्या समझते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर हो और सिर्फ इजराइल की वजह से ये मामला खराब हो जाए? अमेरिकन रीजनल अलाइज जो हैं वो एक आप ये समझे कि वो लाइफ सेविंग सिस्टम के ऊपर हैं कि अगर उनको अभी दोबारा इकोनॉमी को उनको बूस्ट नहीं मिलता तो वो नहीं सरवाइव कर सकते, और वो भी इस वक्त इसी मसले की तरफ देख रहे हैं। फिर अमेरिकन जो जरा ग्रेटर रीजन के अंदर मसलन जापान है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, कोरिया है या इंडिया है, उन सब की डिपेंडेंस भी इस रीजन के ऊपर है। तो अमेरिका के ऊपर ग्लोबल प्रेशर है, और ये प्रेशर अगर हम इसको डोमेस्टिक प्रेशर के साथ मिलाकर पढ़ें तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो अपने ऑल आउट जाएगा और वो इसराइल को मजबूर करेगा, और इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है मगर ये कि वो इस सीज फायर एग्रीमेंट, चूंकि ये सीज फायर एग्रीमेंट इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पे एक प्रूफ है कि इसराइल हर फ्रंट के ऊपर नाकाम हो गया है। सबसे बड़ा लूजर अगर कोई है तो वो इसराइल है। तो यकीनी तौर पे इस शिकस्त को हजम करना, डाइजेस्ट करना, इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ग्राउंड रियलिटी भी ये बताती है, अगर आप लेबनान के आज 24 घंटे के स्टैटिस्टिक देखें कि जिस तरीके से वहां रेजिस्टेंस ने इसराइल को रिस्पॉन्ड किया है हेवीली, मेरा नहीं ख्याल कि ये कंटिन्यू रखना उनके लिए मैनेजेबल या पॉसिबल हो। एजाज महमूद साहब, बिल्कुल इन्होंने कहा कि इसराइल के लिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इससे उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर हो जाती है कि जब एक तरफ पीस प्रोसेस चल रहा है तो उन्होंने लबनान पे बमबारी जारी रखी है, और जो अंदर से आवाज़ें आती हैं ऐसे लगता है कि उनकी इंटेंशंस में ये कि वो रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसके बाद इजिप्ट और टर्की का भी नाम लिया जा रहा है। और मतलब उन्होंने कहा है कि जी वो तो अपने जो ग्रेटर इसराइल का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक उनका कॉज है, अंदर से उनकी ये आवाज़ें भी उठ रही हैं। तो आपको लगता है कि इसराइल अब कुछ अरसे के लिए काम डाउन होगा और इस अमन मुआहदे की पासदारी करेगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा, जिसके ऊपर सारी दुनिया का कंसेंसस हो चुका है एक तरह से? जी, इस चीज का इम्कान तो है कि वो अमेरिका को रिस्पाइट देने के लिए कुछ अरसे के लिए शायद वो अपने कार्रवाइयां जो हैं उनको खत्म कर दे या उनको मिनिमल माफ इजाज़ साहब, ये हमारी ख्वाहिश सोच बिल्कुल हो सकती है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज के दिन भी बमबारी की उन्होंने इसराइल ने लबनान पे। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी देखिए, इसराइल जंग की वजह तो है, इसराइल जंग का इनिशिएटर तो है, लेकिन वो इन मुज़ाकरात का या इन मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले किसी भी फ्रेमवर्क का वो पाबंद नहीं है, सिग्नेटरी ही नहीं है। और ये तो अमेरिका चूंकि इस जंग में फंस गया, तो अमेरिका ने ये मुज़ाकरात की ख्वाहिश की और फिर अमेरिकन कोशिशों से ही ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ा। अदरवाइज अगर अमेरिका को इस तरह से जो शिकस्त ना हो रही होती तो अमेरिका भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाता। सही। और जहां तक ये तवक्को रखना कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी हुकूमत हो वो इसराइल को अबैंडन कर देगी, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल मुमकिनात में से नहीं है। ज़ायनिस्ट लॉबी की बहुत डीप और इंट्रेंच जो है ना इंग्रेस है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में, अमेरिकन डीप स्टेट में, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो कभी भी इसराइल को अबैंडन नहीं करेंगे। एट बेस्ट हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अमन जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं और अब उसकी उम्मीद भी नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रेटजिक पॉज होगा इस खित्ते में अमन के लिए, जिसमें ईरान को भी एक अच्छी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी कि वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में ले आए और रिकंस्ट्रक्ट करें, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें। अमेरिका को भी कुछ संभलने का मौका मिलेगा और फिर वो दोबारा किसी और ट्रिगर से
ये सही। खित्ता दोबारा बदअमनी की तरफ जा सकता है, क्योंकि इस मुआहदे में ऐसा तो नहीं हो रहा कि फ़लस्तीन का मसला हल हो गया हो। बिल्कुल। तो जब तक मसाइल रहेंगे अपनी जगह पे, जो रूट कॉज है मिडल ईस्ट के तनाज़े का, जब तक वो रहेगा, जंग के खतरात बदस्तूर रहेंगे, मंडलाते रहेंगे। बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो है एज्यूम की जा रही हैं, कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में क्या है? आपको क्या लगता है कि जो ये ड्राफ्ट है, और पहले भी जब इस मुआहदे पे दस्तखत होना था तो ईरान पीछे हट गया, जब पाकिस्तान में ये होना था दस्तखत कुछ अर्सा पहले जब था, लेकिन उसके अंदर उनकी सेकेंडरी टीम्स मौजूद थी। कोई भी ऐसी शिकें सामने नहीं आई जब निगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन कुछ शिकें लीक हो गई। 14 पॉइंट जो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे वो लीक हुए इंटरनेशनल मीडिया में, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। देखिए, इस टाइम जो है ना, अमेरिका को अपनी फेस सेविंग चाहिए, और फेस सेविंग जब चाहिए, ये तारीख का पहला एक मुकाम है, या तारीख की पहली जंग है जो अमेरिका ने खुद शुरू की और खुद ही ह्यूमिलिएशन का शिकार हो गया। जितनी सारी बेसिस मिडल ईस्ट में थी, सारी की सारी तबाह हो गई। और दूसरी बात ये, तारीख की पहली जंग जिसमें नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका को अधूरा छोड़ दिया, पहली जंग जिसमें सब ने कहा कि तुम्हें इसराइल ने मरवा डाला। अब ये देखें, जब इतना इस चीज का चल रहा है तो वो इसको रखा जा रहा था कि अमेरिका ने क्या अचीव किया। निगोशिएशंस में इनको इसलिए सीक्रेट रखा गया कि ट्रम्प अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कह सकें कि मैंने ये अचीव किया। अभी वो ये कहने जा रहे हैं कि देखें, मैंने न्यूक्लियर के ऊपर निगोशिएशन शुरू कर दिए, जो कि आज साइन होगा, और अगले 60 दिन तक वो निगोशिएशंस होते रहेंगे, या उसके दरमियान किसी ना किसी बात पे पहुंचेंगे। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ी अहम चीज ये है, मैं समझता हूं, कि ईरान अमेरिका को अपनी शरायत पे लेके आया। ईरान ने पहले भी न्यूक्लियर के ऊपर देखिए सरेंडर किया हुआ था, एक किस्म का JCPOA वाज के ओपन फैसिलिटीज फॉर IAEA। अभी जब ईरान का वफद स्विट्जरलैंड में पहुंचा है ना, तो वहां पे IAEA के जो राफेल ग्रोसी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मेंबर्स हैं वहां पे स्विट्जरलैंड के, कि क्या मामला हैं। साइड लाइन्स पे जो बातें चल रही होती, क्या ईरान इस पे सरेंडर करेगा दोबारा। तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डेस्परेट है कि डील हो जाए ताकि वो दुनिया को दिखा सके। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के जितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जितने तेल के गैस के रिजर्व्स हैं, वो अब खत्म हो रहे हैं। और आपको पता है कि 115-120 के लगभग डॉलर के लगभग जब बैरल गया, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की और बाकियों की चीखें निकलना शुरू, फिर नीचे आ गया। मैं ये कहता हूं कि अगर वो ऊपर चढ़ जाता है, दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस, दुनिया में एक नया इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हो जाता है, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लूजर फॉर एवर। आज उसके हाथ में है। अभी जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, मैं ये समझता हूँ इट्स अ विन विन। एयर मार्शल साहब ने कहा, मैं इसे विन विन इसलिए कहता हूँ कि ईरान को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। पिछले 79 से वो जंगी मशकें भी इसी में कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उन्हें पता था कि जंग मुसल्लत होनी है आज या कल में, लेकिन वो 50 साल बाद होती है। अमेरिका को पता था कि इसराइल ने कहना है कि इनको कहीं ना कहीं जब उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनेगा तो इनको खत्म करना है। तो मैं ये समझता हूँ वॉर गेम्स के अंदर इसराइल ने अपनी स्ट्रेटेजी की कोशिश की कि कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लास्ट पॉइंट इसमें मैं मेक करूंगा, इस टाइम आगे क्या है? आगे ये है कि इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है अकेला इस जंग को थोड़ा थोड़ा धकेले। अमेरिका अगर यहाँ से अपनी $2 बिलियन की मिलिट्री इमदाद बंद कर दे, यूरोपियन उसके ऊपर ट्रेड की पाबंदियां लगा दे, तो इसराइल नीचे आ जाएगा। लेकिन वंस अगेन जो जायनिस्ट लॉबी है, IPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो कंट्रोल करती है पेंटागन को, वो कंट्रोल करती है कांग्रेस को। तो अगर वहां पे थोड़ा सा अमेरिकी जो प्रो अमेरिकन हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो ट्रम्प के साथ खड़े हैं, जो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, तो मैं समझता हूं उन्हीं के हाथ डिसीजन है कि आज उनको शट अप कॉल दें और कहें कि हमारे इंटरेस्ट में ये चीज नहीं है कि हम आपको यहाँ पे लेबनान में सपोर्ट करें, या हम आपको यमन में सपोर्ट करें, या फलस्तीन के लोगों को जो आपने मारा है, निहत्थे लोगों को, 20 लाख लोगों को निहत्थे भूखे मार दिया आप लोगों ने। इससे बड़े वॉर क्राइम्स क्या होंगे? आपने वो बेलारूस के जो सदर का बयान सुना होगा, वो कहते थे कि इन लोगों ने जो अब शुरू कर दिया है, ये खुद वो कहते ना हमारे साथ वॉर क्राइम्स हुए थे, हमें हमारे साथ जो जुल्म हुआ यहूदियों के साथ, आज ये फलस्तीनियों के साथ वही कर रहे हैं। तो इन्हें झांकना चाहिए अपने गिरबान में। तो मैं यही क्लोज करता हूं कि इन्हें वाकई अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करें, सरवाइव करें,
और वही लुकाशेंको के वर्ड्स कहूंगा तो फिर इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बचा सकेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही कहा। नासिर शराजी साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन 25 अरब डॉलर मुंजमद है और अमेरिका ने ये भी इसमें कहा है कि जी अमेरिका जो 50% मुंजमद असासे हैं वो फौरी तौर पर जो है रिलीज़ करेगा और बाकी 60 दिनों में कितना बड़ा ये एक सपोर्ट मिलेगी, रिलीफ मिलेगा इससे ईरान को, ईरान की इकोनॉमी को और उसके आम आवाम को? जी बहुत अहम बात है। देखिए ईरान को 3 तरह से बड़ी सपोर्ट्स मिलने जा रही है और मैं ये कह सकता हूं कि अपने कंट्रोल के एतबार से भी और आइंदा के इन्फ्लुएंस के एतबार से भी। मसलन अगर मैं एक अंदाज में कहूं कि एक वक्त तक अमेरिका जो है वो दुनिया के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाता था और उसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के ऊपर वो इफेक्टिव होता था। बहरहाल ईरान ने साबित किया है कि वो हुर्बस के जरिए से अमेरिका और उसके अलाइज के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगा सकता है और उसका इम्पैक्ट अमेरिका से लेके यूरोप तक सबने फील किया। हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमने फील किया। तो एक तो ईरान ने अपना ये लेवरेज जो है वो हासिल कर लिया और इस लेवरेज को अब वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे और ये ऑब्वियस है क्योंकि उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ भी है कि 60 डेज के अंदर मैकेनिज्म डिवाइस होगा जिसमें आइंदा टैक्सेशन भी लगेगी और इसका जो कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, यानी कंट्रोलर ये 2 होंगे और उसमें सिर्फ मुशावरती रोल जो है दीगर जीसीसी स्टेट्स का लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आइंदा यहां से जितनी भी ट्रेड जाएगी उस सब से ईरान एक बड़ा अच्छा शेयर जो है वो लेगा और पहले भी उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लिए हैं जंग के दौरान भी। दुनिया की कोई बड़ी शिपिंग कंपनी यहां से ट्रेवलिंग नहीं कर सकती अगर उसको जो है वो जस्ट अनरेस्ट का अंदेशा भी हो, चुके ये इतना हैवी लॉस होता है एक जहाज का लॉस कि वो कंपनी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता और ना ही इंश्योरेंस कंपनी इसको कंटिन्यू करती। आपने 25 अरब की बात की है, ये तो ईरान के अपने एसेट हैं कि जिनको उन्होंने डिफ्रीज करना है और ईरान उनको यूटिलाइज करेगा, लेकिन 300 अरब डॉलर लिखे हुए हैं ईरान के डैमेजेस कि जो ईरान का लॉस हुआ इस जंग के नतीजे में जो उसके ऊपर इलीगली इन्फ्लिक्ट की गई थी, तो इसको कंपनसेट करेगा ईरान इनके अपने फंड से, जिसमें तमाम गल्फ कंट्रीज भी फंड डालेंगे, अमेरिका भी फंड डालेगा। उसका नाम एक खूबसूरत रखा गया है लेकिन बुनियादी तौर पे वो डैमेजेस हैं जो ईरान ने जो है वो क्लेम किया और ईरान उसको ले रहा है। मैं अगर याद करूं मीर शाइमर जो दुनिया में तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल में इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका के मारूफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं बिलखुसूस आईआर में, तो उन्होंने कहा है कि ईरान शराइत तय करेगा चूंकि फातेह शराइत तय करता है और ये जो शराइत हैं 14 की 14, इसमें अगर आप इकोनॉमिक शराइत भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उनको भी देखें तो वो प्योरली ईरान को बेनिफिट करती हैं कंट्रोल के एतबार से, फाइनेंशियल असिस्टेंस के एतबार से और तामीर नौ के एतबार से। तो मैं समझता हूं कि चंद दिनों के अंदर ईरान की इकोनॉमी जितना बूस्ट की है, जितना ईरान की करेंसी बेहतर हुई है और ईरान अगर आप देखें तो वो बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वो यूरोप को कम्पीट करता है बाज जेतों से अपने डेवलपमेंट के एतबार से। ईरान को अगर सिर्फ ओपन मार्केट मिल जाए तो ईरान दुनिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा और एक बड़े रीजनल पावर हाउस का रोल जो है वो प्ले करेगा। मैं सिर्फ आपको सादा सा बताऊं, यहाँ इस्लामाबाद में पिंडी में राजा बाजार में एक मार्केट है जिसको हम अमूमन जो है वो बाजोड़ प्लाजा कहते हैं। 300 शॉप्स हैं, तमाम शॉप्स ईरान की प्रोडक्ट से भरी हुई हैं। वो स्मगल होने के बाद भी अपनी क्वालिटी के एतबार से इतनी अच्छी हैं कि वो तमाम मेगा स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी अवेलेबल। आप इमेजिन करें कि अगर ईरान के लिए ये सैंक्शंस जो है वो खत्म हो जाएं और ईरान को अपनी इकोनॉमी को लेवल प्लेइंग ग्राउंड के जरिए से दुनिया में एक्सटेंड करने का मौका मिले तो वो कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करने की जो है वो पोजीशन में है। तो बिल्कुल ईरान ने वो 25 अरब डॉलर हो, 300 अरब डॉलर हो या फिर आइंदा के जो मैकेनिज्म है उसके जरिए से उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यकीनी तौर पे इंश्योर कर लिया है। और मैं डॉक्टर साहब की बात से भी इत्तेफाक करता हूं, एडमिरल साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है, वो एक नई जंग की तैयारी में है चूंकि जब तक ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, जब तक मसला फलस्तीन मौजूद है, दोबारा ईरान और इनके दरमियान एक जंग होनी है और ये इकोनॉमी जो है वो उस वक्फे के दौरान ईरान को दोबारा बिल्डअप करेगी, खड़ा करेगी और ईरान इस जो टाइम मिल गया है इस टाइम को एक नई जंग के लिए अपनी आमादगी में इंश्योर करना चाहता है। लिहाजा ये इकोनॉमी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुनियादी तौर पे सिर्फ उनकी अपनी डोमेस्टिक वेलफेयर को इंश्योर नहीं करेगी बल्कि उनके मिलिट्री ऑपरेटर्स को भी बहुत हाईली डेवलप कर देगी, जिसको
ने इस जंग में प्रूव किया है। बिल्कुल। इजाज़ महमूद साहब, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी जीत है ईरान के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ है। जहाँ यहाँ तक तो ताल्लुक़ है इस 25 अरब का, ये तो चले 60 दिनों में 50% रिलीज़ हो जाएंगे और बिल्कुल फौरी तौर पे भी 50% तक रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के फ़ंड का जो इम्कान है, आपको लगता है कि वो भी दिया जाएगा और ये भी इस मुआहदे में बड़ी विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए? जी, विन विन सिचुएशन तो यकीनन है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इस जंग में अगरचे ईरान ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत तबाही का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ईरान ही है। और इस ईरान यकीनन अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए तमाम तर इक़दाम जो है वो उसको परसू करेगा। और ये फंड मेरा ख्याल है कि ये मैनेज होगा, जैसे कि अभी बात हो रही थी, ये रीजनल कंट्रीज से ही ये जो है उन्हीं को स्क्वीज किया जाएगा कि वो इन कैश या इन काइंड, यानी वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं रीहैब के, वो आपस में वो जो है बांट लेंगे और वो फिर ईरान में उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करेंगे। तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये किसी ना किसी हद तक, बल्कि काफ़ी मुनासिब हद तक मेरा ख्याल है ये जो है ये पहलू भी इकोनॉमिक रिवाइवल का ये ईरान के लिए फेवरेबल है और ये काफ़ी हद तक चांस है कि ये हो जाएगा। सही। अच्छा रिजवान नसीर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने भी ये कहा कि ये जो तनाज़ा है इसका पुरअमन हल जो है ये एक अहम कदम है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया। इसी तरह अगर हम तुर्क सदर की बात करें तो दुनिया के जितने ममालिक हैं वो बहुत इसके ऊपर अच्छी राय दे रहे हैं। ये उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ख़ित्ते में अमन और सुकून के लिए अहमियत का के लिए बहुत अहम है। लेकिन जब हमने भारत की तरफ से जो बयानात देखे तो इस पूरे अमन प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में वो शायद पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए। तो आपको लगता है कि जो हमारा हमसाया ममालिक है, हम स्पॉइलर इजराइल को तो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो उसका किरदार आप कैसा देखते हैं? जी देखिए साइमा, जब से मुज़ाकरात शुरू हुए तब से भारत और इसराइल के स्टमक कहते हैं ना, पेट में इंतहाई शदीद दर्द शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं। और एक अमेरिका जैसी ताकत जिसे दुनिया में आज भी अनचैलेंज सुपरमेसी उसकी है, अमेरिका की उसे कहते हैं, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में आकर उनके वाइस प्रेसिडेंट आके पाकिस्तान में मुज़ाकरात करें तो वो पेट का दर्द तो फिर वो जेन्युइन था। फिर उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि किसी ना किसी तरह से ऐसा हो कि अगर ये मुआहिदे की तरफ जाए तो मुआहिदा पाकिस्तान में ना हो, कोई इसका सेहरा पाकिस्तान के साथ ना आ जाए। ये तो वो जेन्युइन जेलसी है, सॉरी, जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बाद आई है कि अब उनके पास कुछ है नहीं दिखाने को अपनी आवाम को, ताकि वो जो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सेंटर स्टेज में मिली है वो कैसे छीनी जा सके। खैर उसमें यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी कामयाब हुई आज वो मुज़ाकरा, लेकिन आज भी पाकिस्तान की क़यादत, मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत वहां पे मौजूद है। और आई एम श्योर कि दोनों पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और यूएस, उसको एक्नॉलेज करेंगे। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, मैं ये समझता हूँ जो किरदार वो अदा कर सकते थे उनका किरदार पाकिस्तान ने, टर्किया ने, कतर ने या दीगर जो रीजनल कंट्रीज है इन्होंने मिलकर अदा किया है। और उसमें मैं ये समझता हूँ इस टाइम वक्त था यूनाइटेड नेशंस के पास कि वही जो 1945 के बाद बनने के बाद कहा गया कि ये अभी तक कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि इसने क्या किया। आज की जंगें जो हुई हैं, मैंने फिर कहा गजा में जो जुल्म हुआ उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो लिहाजा मैं समझता अगर ये होते तो ये पाकिस्तान, टर्किया, कतर और दीगर सऊदी अरेबिया, दीगर ममालिक जो अमन चाह रहे थे खित्ते में, उनको सपोर्ट करते, ओपनली सपोर्ट करते। मैं ये समझता हूँ इन डेयरिंग कंट्रीज को बिल्कुल दाद मिलनी चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो लीडरशिप होती है वो अनबायस्ड होती है, हमेशा एपॉलिटिकल होती है। उन्हें ये चाहिए था कि जो जुल्म हुए उनको बिल्कुल पॉइंट आउट तो करते। यूनाइटेड नेशंस को होश के नाखून लेने चाहिए जो ये यूनाइटेड नेशंस, वरना कोई और चीज आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो अल्टरनेटिव यूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो कुछ कर नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन की जो लीडरशिप है वो सिर्फ पाकिस्तान, टर्किया और जो कतर है, सऊदी अरेबिया है, जो खित्ते में अमन बहाल करा चुके हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, इनको सपोर्ट करें इस खित्ते में। और बल्कि पूरी दुनिया में जो दीगर मामला चल रहे हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है,
हंगर है, पॉवर्टी है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। और जंग का अव्वलीन तरजीह तो है कि जंग कहीं भी हो उसको फौरन इंटरवीन करके, कितनी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आई है सिक्योरिटी काउंसिल की कि इसराइल ने जो किया इसके ऊपर पाबंदियां लगाने की प्रपोज ही कर देते। तो एनीवेज वंस अगेन आई रीइटरेट कि एंटोनियो गुतेरेस जो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये अच्छा किया कि पाकिस्तान का रोल एक्नॉलेज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नासिर शिराजी साहब, इस सारे अगर हम इस कैनवस में, ब्रॉडर कैनवस में देखें तो जो एक विक्टिम है जिसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो इकनॉमिक हो या अदरवाइज़ हो, वो यूएई भी है। तो जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यूएई का जो अब आगे आप किरदार देख रहे हैं, क्योंकि उनको तो अभी ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं मिली इस सारे प्रोसेस में, पीस प्रोसेस के बाद किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से चली गई है, बहुत रिसेशन और एक इकोनॉमिक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं, तो जो उसका नुकसान है वो अपना ये जो मुकदमा है किसके सामने रखेगा, और वो इस सारे पीस प्रोसेस को कैसे देख रहा है और क्या इसमें फ्यूचर में किरदार भी अदा करेगा? साइमा, खुदकुशी करने वाला खुद ही जिम्मेदार होता है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, और वो किसी से कंपनसेशन भी नहीं कह सकता। आप अपने अड्डे दें, ईरान के खिलाफ एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बने और अमेरिका को तमाम तरह की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करें, और आप ये समझें कि वो आपके लिए फूल लेकर खड़े हुए, ये तो नहीं होता। और आपने जियोपॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, आखिरी दिन तक आप इसराइल के साथ इस तरह मुकम्मल तरीके से खड़े रहे। ईरान के साथ जंग है, आप इसराइल के दौरे कर रहे हैं, इसराइल यहाँ का दौरा कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो कहा जाता है ना आईआर के अंदर कि आप अलाइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। अमेरिका इतने 1000 किलोमीटर दूर आके अपनी पूरी मिलिट्री माइट के बावजूद आपको नहीं बचा सका। वो तमाम अमेरिकन अड्डे, ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, बीबीसी ने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को जो सबसे बड़ी डिवास्टेशन का सामना करना पड़ा है वो ये करना पड़ा है। उसने 28 अड्डों का हवाला दिया जिनमें से मेजॉरिटी जो है या तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं या वो इतने डैमेज हो गए हैं कि वो फौरी तौर पे रिपेयर नहीं हो सकते। उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक अड्डे थे वो अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मरकज जो है, एक नहीं यानी कई अड्डे थे, तो इन अड्डों का एक बड़ा मरकज जो है वो अमेरिका का, वो भी यूएई में था, और इजराइल का पूरा ऑपरेटस, क्योंकि इजराइल जहां जाता है पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिक, तो इजराइल अपने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के साथ जाता है, तो पूरा ऑपरेटस यहां पर एग्जिस्ट करता था और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां एग्जिस्ट करती थी। और फिर जो जंग आपने छेड़ी, जिस जंग के अंदर आपने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, बैंक्स को और एक तवानाई की तंजीबात को निशाना बनाया, तो आप कैसे समझ सकते थे? अभी तो मैं समझता हूं कि ईरान ने बहुत अच्छा प्ले किया है। उनकी जो पानी की डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं कश्म में, उनके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक यूएई को छोड़ दिया है। यूएई के पास 80% जो उसका पानी का रिसोर्स है वो तो यही है, जो समुद्र के पानी को वो बनाते हैं, ड्रिंकेबल बनाते हैं, तो उनके पास तो ऑप्शंस नहीं है। अब आप एक शीशे के घर में रह के दूसरों पे पत्थर मारें और फिर ये कहें कि मेरा घर महफूज रहना चाहिए, ये रहता नहीं है। और यूएई को अब भी ये समझना होगा कि रियलिटीज बदल गई हैं। अब उन्हें ईरान के साथ कोऑपरेशन करना है, अब उन्हें इस रीजन के अंदर ईरान की इंपॉर्टेंस को समझना है। वो 5000 किलोमीटर कोस्टल लाइन रखता है इंक्लूसिव ऑफ देयर आइलैंड्स। यूएई के बिल्कुल सामने 3 से 4 ग्रेटर थंब, लेसर थंब, अबू मूसा, ये सारे ईरान के हैं, और आप ईरान के ऊपर हमलों में लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करें। और अब तो वो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि बाकायदा इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये एक सुसाइडल मिशन था जो यूएई ने किया। अभी जो बच गया है इसको गनीमत समझें, और अगर वो अपने टूरिज्म को और इन्वेस्टमेंट्स को और इसी तरीके से बिजनेस को दोबारा रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो एतमाद की बहाली मुमकिन ही नहीं है। वो अमेरिका की गोद में बैठ जाए तब भी नहीं हो सकता। वो इसराइल के साथ जाकर वो वाले एग्रीमेंट भी कर ले जो कोई सोच भी नहीं सकता, तब भी नहीं हो सकता। वो एक ही सूरत में हो सकता है कि वो ईरान के साथ पीसफुल कोऑपरेशन एंश्योर करके दुनिया को ये मैसेज दे कि हमारी चीजें सेट हो गई हैं, अब आप आए और इन्वेस्टमेंट करें, और देयर इज नो सिक्योरिटी इशू और नो इंस्टेबिलिटी इशू। ये ओनली वे आउट है यूएई के लिए। तो यूएई के ऊपर कोई ऐसी कंपनसेशन उसको लेना नहीं बनती किसी से। वो जो किया है वो उसने खुद किया है और खुद ही उसको भुगता है। सही। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको आगाह करेंगे जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।